तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट का, जो कि केमिस्ट्री का है। यहाँ जो सेकंड है, इसके पिछले वीडियो मैंने फिजिक्स का ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो फिजिक्स का मॉडल सेट जाकर देख सकते हो। आपको वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग उसे जाकर क्लिक करके देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जो कि मॉडल सेट केमिस्ट्री का लॉन्च कर दिया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि पूर्णांक 70 यानी आप लोगों को 35 क्वेश्चनों का जवाब देना है, जो कि 70 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इससे वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ है बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मेरे वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर एक शेयर कर दीजिएगा। इसलिए हम लोग प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, यानी ग्रेफाइट विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, सहसंयोजक यानी कोवैलेंट। सहसंयोजक जो कहा कि इसे हम लोग कोवैलेंट बोलते हैं। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, कोवैलेंट सहसंयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी पिंड केंद्रित यानी BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट यानी BCC में कितने परमाणुओं की संख्या होती है। तो उसमें 2 होता है हमारा, 2 यानी द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 2, यानी पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विलेन के अनुसंख्यक गुणधर्म का बताएं, यानी विलेन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या है। इसका एक ही उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन, यानी एलिवेशन ऑफ बोइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बोइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। कौन सा पदार्थ है जिसका सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। सबसे डिप्रेशन में कौन सा रहता है, वो होता है K2SO4, यानी जो हमारा पोटेशियम सल्फाइड होता है वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, यानी अवनमन हिमांक सबसे उसका ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो 4 नंबर का इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त क्या होता है। द सब्सटेंस डिपोजिट एट ए कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl इज क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा द्रवित NaCl होता है वो किसका होता है। तो द्रवित NaCl के कैथोड में मुक्त कौन होता है, वो होता है सोडियम होता है। सोडियम होता है। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोड यानी एक इलेक्ट्रॉन मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.676 वोल्ट है। तो इसका मानक अवकरण विभव क्या हो जाएगा। तो इसका मानक विभव अवकरण जो हमारा पास होता है वो ये हो जाएगा कि 0.6 यानी 0.76/2 वोल्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 0.76/2 वोल्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि चीनी के प्रतिलोमन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यानी जो चीनी जो हमारा बनता है, चीनी का सूत्र क्या होता है, C यानी C12H22O11 प्लस उसको हम लोग जल से उसको हम तोड़ेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यानी उसका छद्म प्रथम कोटि बनेगा, यानी एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छद्म प्रथम कोटि बनेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। आप लोग इसे देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का आ चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। अगर वेग K(A2) का B इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया का जो हमारे पास है, जो इस कोटि को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस कोटि का राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी जो किस अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से वेग है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है 9th नंबर कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। तो हमारे पास इसका एक राइट आंसर है कि जो हमारे पास कोलाइडी कण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो वैद्युत कण संचलन, यानी यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफेरिस, वैद्युत कण संचलन। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैद्युत कण संचलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद के रूप में होता है क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग फायदे के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क। अयस्क जो है उसे हम लोग फायदेमंद के रूप में और प्रयोग में लाते हैं। जैसे धातु का निष्कर्षण क्या होता है,
तो धातु का निष्कर्षण आप लोगों को पता होगा कि धातु का निष्कर्षण उसी को किया जाता है, यानी ऐसे को किया जाता है ताकि हमें उससे फायदा मिल पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइनाइड विधि द्वारा धातु प्राप्त होता है, यानी साइनाइड विधि द्वारा क्या कौन सा धातु प्राप्त होता है? तो साइनाइड के द्वारा सिल्वर प्राप्त होता है। जो हमारा चांदी होता है सिल्वर, साइनाइड विधि से सिल्वर की प्राप्ति होती है, जो हम लोग साइनाइड करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? यानी हाइड्रोजन बंधन कौन सा नहीं बनाता है? यानी 1, यानी जो हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, यानी फन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है। और यहाँ पर क्या है कि यानी Cl, HCl के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाता है। हाइड्रोजन बंधन किसके साथ नहीं बन पाता है? Cl के साथ, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बनता है, लेकिन क्लोरीन के साथ नहीं बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि S8 में यानी सल्फर का जो होता है उसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना? तो सल्फर में प्लस पाया जाता है, यानी +8। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका कि सल्फर, यानी सल्फर 8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो सल्फर पर प्लस पाया जाता है, इसलिए +8। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा यौगिक जो सबसे प्रबल मात्रा में पाया जाता है? यानी सबसे प्रबल जो है वो होता है HI का होता है। जो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। HI का सबसे, हीलियम का सबसे ज़्यादा यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल पाया जाता है HI का। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि गोताखोरी में, यानी गोताखोरी में श्वसन हेतु जो हमारा गोताखोरी करता है उसको जो भी हम लोग श्वसन होता है सांस लेने का, उसमें गैसों का मिश्रण क्या होता है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसका जो होता है वो हीलियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, हर एक साल एग्जाम में पूछता रहता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत किसके आता है? यानी संक्रमण तत्व जो होता है वो द पोजीशन ऑफ ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इन विद इन क्या किस में आता है? यानी डी ब्लॉक में आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा कि संक्रमण तत्व किसके स्थान श्रेणी में आता है? तो डी ब्लॉक में आता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो आता है हमारा जो हमारा मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जो प्रथम संक्रमण तत्व में नहीं आता है, मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है वो प्रथम संक्रमण तत्व के श्रेणी में उपलब्ध नहीं रहता है, उसके सदस्य में नहीं रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लैंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? यानी जिंक जो है जर्मेनियम और जो हमारे पास है HF, यानी जर्मेनियम। और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा कि जर्मेनियम और हाफनियम की त्रिज्या लगभग समान होती है। इसका आंसर क्या है कि लैंथेनाइट संकुचन किस तथ्य को उतर गया है? तो जिरकोनियम और हाफनियम की त्रिज्या लगभग समान होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु आयनों में प्रतिचुंबकीय है? यानी प्रतिचुंबकीय जो हमारे पास, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाता है जिंक 2+। यानी संक्रमण तो धातु के आयनों में, संक्रमण धातु के आयन में कौन प्रतिचुंबकीय है? जिंक 2+। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जटिल आयन CuNH3 का 2+ की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में कॉपर 2+ का प्रसंकरण कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DS, यानी DSsp2 जो हमारा इसका निकाल कर आएगा आंसर DSp2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेटिनम यानी C2H2 और Cl3 का जो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है? तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे तो इसका +2 आंसर आ जाएगा। जिस तरह से इसका तो 0 हो जाता है, -1 इसका, और इसका जो है 1 हो जाता है, इसका 1 और इसका 3। तो हम लोग 3 में से एक को ले जाएंगे, 3 से 1 यानी 3 - 1 करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना? +2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसे निकाल कर देख भी सकते हो। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंडरी ब्यूटिलाइट क्लोराइड का यूपेक नाम क्या होगी? यानी सेकेंडरी ब्यूटिलाइट क्लोराइड। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन यानी C और C। यहाँ पर हम लोग जैसे ही तो सेकेंडरी लाएंगे तो यहाँ पर हम सेकेंड पर जब लाएंगे, यहाँ पर हम लोग सेकेंड पर लाएंगे तो यहाँ क्लोरो हो जाएगा Cl। तो सेकेंडरी यानी 2-क्लोरो 1-2 2-क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन 2 नंबर पर है तो ब्यूटेन 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। जो हमारा प्रथम होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जो हमारा 3 होता है, वो अल्कोहल में कौन सा विभेद करता है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण के विधि से भी किया जाता है, लुकास प्रतिकारक विधि द्वारा भी किया जाता है और विक्टर मेयर विधि द्वारा भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ इसका डी आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण विधि, लुकास विधि और विक्टर मेयर विधि के द्वारा भी किया जाता है। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इसका आंसर देख सकते हो, ऑक्सीडेशन मेथड और लुकास रीजेंट मेथड और विक्टर मेयर मेथड और ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी, इनमें सभी पर वो काज करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक किसके रूप में होता है, निश्चेतक के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म। जो तो क्लोरोफार्म है वो निश्चेतक के रूप में प्रयोग आता है। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में आता है, क्लोरोफार्म। हमारा जो क्लोरोफार्म CFC होता है, क्लोरोफार्म, उसी के रूप में वो आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है। कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने से हमें क्या प्राप्ति होता है। तो इसको हम लोग जब भी इसे हम लोग गर्म करते हैं तो ये इसके गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है हमें। कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। यानी अल्कोहल, पूरा क्वेश्चन है कि अल्कोहल में कौन रहता है। तो अल्कोहल में OH का जो हमारा बॉन्ड रहता है वही क्रियाशील मूलक रहता है। तो OH राइट आंसर ए हो जाएगा कि अल्कोहल में कौन सा रहता है, OH का क्रियाशील मूलक लग रहता है, OH। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। जो हमारा फेलिंग विधि होता है, फेलिंग सॉल्यूशन, वही जो है कीटोन और एल्डिहाइड में विभेद कर सकता है फेलिंग विलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशीलक मूलक क्या है। प्राइमरी एमीन को किसे सूचित करते हैं, एमीन को हम लोग NH2 से करते हैं। और ये क्या बोल रहा है, प्राइमरी बोल रहा है, तो NH2 एक बॉन्ड लगा दें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, NH2, यानी एक बॉन्ड और NH2 प्राइमरी एमीन का क्रियाशीलक मूलक यही है। ये बहुत ही हाईलाइट्स क्वेश्चन है, हर एक बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशीलक मूलक क्या है, NH2 एक बॉन्ड। 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर लुकास अभिकर्मक, लुकास रीजेंट तनु एवं अम्ल क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है, लुकास अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनॉल को, यानी 30 नंबर क्वेश्चन है, फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। जो हमारे पास फिनॉल होता है उसको हम लोग अगर चूर्ण के साथ उबालेंगे तो क्या बनेगा इसका। तो इसका जो हमारा फिनॉल जो बनता है, फिनॉल कैसे बनता है, ऐसे बनता है और इस पर क्या लगता है कि OH लगा रहता है। तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल, यानी हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। OH जब है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन। राइट आंसर सी हो जाएगा कि फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ जब हम लोग उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो बेंजीन बनता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को क्रियाशीलक मूलक क्या होते हैं। अम्ल का COOH और एक बॉन्ड हम लोग लगा देंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, COOH एक बॉन्ड के साथ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है। तो एक एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है हमारे पास HCHO, जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल जो हमारे पास है वो फदफदाता है किसके साथ, NaHCO3 के साथ। और हम जलीय विलयन से कराते हैं तो फदफदाने लगता है, गर्म होकर फदफदाने लगता है, कौन, एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। ईस्टर को RCOOR, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, RC। अगर ईथर होता तो ROR हो जाता सिर्फ। अगर ईथर होता तो आप लोग याद कर लीजिएगा ROR, और यदि ईस्टर पूछा है तो RCOOR, RCOOR। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन के नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है। नाइट्रो एल्केन का अवकरण से हमारा बनता है, वो होता है सेकेंडरी एमेल बनता है। सेकेंडरी एमेन जो होता है हमारे पास बनता है। नाइट्रो एल्केन का अवकरण से क्या बनता है, सेकेंडरी एल्केन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि DNA और RNA में समान भस्म में उपस्थित है कौन। तो DNA में एक है गुआनिन, यूरासिल और थाइमिन। गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन जो हमारे पास होता है वो DNA और RNA में उपस्थित रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर बी हो जाएगा, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन उपस्थित है DNA और RNA में।
और डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल और गुआनिन होता है जो हमारे पास रहता है, एडेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। जो हमारा मानव के शरीर द्वारा विटामिन नहीं बनाया जाता है, बाकी इसे हम लोग बाहर से लेते हैं, जैसे फल फूल और सब्जी के अनुसार इसे हम लोग बाहर से लेते हैं। बाकी का जो हमारे पास एंजाइम होता है वो शरीर खुद पर खुद बना देता है, और प्रोटीन भी, और जैसे कि हार्मोन बनाता है शरीर द्वारा बना जाता है, लेकिन बाहर से हम लोग विटामिन को ही ले सकते हैं, इसलिए वो शरीर नहीं बना पाता है उसके। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एमाइड बंद होता है। तो नायलॉन 6 जो हमारे पास नायलॉन 6 है वो बहुलक का एमाइड बंद होता है। नायलॉन 6 जो क्या है वो एमाइड बंद है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ऑलोन एक बहुलक है। ऑलोन एक क्या है, एक्रिल नाइट्राइल का है। एक्रिल नाइट्राइल जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक्रोनाइट्राइल का इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्रोनाइट्राइल जो ऑलोन एक बहुलक है किसका, एक्रोनाइट्राइल का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा अभिकर्ता हो। सबसे ज़्यादा मीठा तो एस्पार्टेम होता है, लेकिन यहाँ पर सैक्रिन भी है, एस्पार्टेम, सैक्रिन और सोडियम यानी सोडियम साइक्लोमेट, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो एस्पार्टेम होता है और सैक्रिन और सोडियम साइक्लोमेट होता है, 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दवा बुखार को कम कर सकता है। तो बुखार को दवा कम करने वाला क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी यानी एंटिक पैरेटिक उसे हम लोग बोलते हैं। और जो हमारा जख्म को कम कर सकता है एनाल्जेसिक, और इसका राइट बुखार को अगर जो कम कर दे उसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेटिक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एंटी पैरेटिक। बुखार को कम करने वाला दवा एंटी पैरेटिक। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी। राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिशोषण की प्रक्रिया किस में होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया पृष्ठीय घटना में होती है। जो हमारा सरफेस फेनोमेन होता है उसी में वो उपस्थित रहता है। अधिशोषण की क्रिया पृष्ठीय घटना कहलाता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। तो इसका प्रबल अम्ल हम लोग बोल सकते हैं CiCH2 COOH हो सकता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, CiCH2 COOH जो सबसे प्रबल अम्ल होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी एमीन है, यानी जो नाइट्रोजन के साथ, अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन अगर नहीं होगा वही एक टर्शियरी एमीन बन सकता है। यानी तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन भी है, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ भी हाइड्रोजन है यहाँ पर, और इसमें भी नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी सी है। तो सी के साथ हम लोग H3 तो लगा सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ यहाँ पर अकेले है, तो इसलिए यह टर्शियरी एमीन हो जाएगा। आरएनए यानी 45 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए में पाया जाने वाला यूरेसिन कौन है। तो आरएनए में हमारे पास गुआनिन पाया जाता है। जो हमारे आरएनए होता है उसमें गुआनिन पाया जाता है, और डीएनए में थायमिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन यानी टेफ्लॉन जो होता है पॉलीस्टीरीन तथा नियोप्रीन सभी क्या है। तो यह एक जो है संघनन यानी जो हमारी सहबहुलक समबहुलक कहलाते हैं इसे हम लोग। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और नियोप्रीन क्या है, इसे हम लोग संघनन बहुलक बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बी, यानी टेफ्लॉन जो होता है उस और नियोप्रीन किसके सभी ग्रुप में आता है, संघनन बहुलक के रूप में आता है। कंडेंसेशन पॉलीमर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दर्द निवारक की दवाइयाँ क्या कहलाते हैं। दर्द निवारक की दवाइयाँ एनाल्जेसिक कहलाते हैं। 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एनाल्जेसिक। दर्द निवारक की दवाइयाँ क्या कहलाती हैं, एनाल्जेसिक कहलाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें फ्रैंकल दोष होता है। तो फ्रैंकल दोष सिल्वर ब्रोमाइड में होता है सबसे ज़्यादा, यानी फ्रैंकल दोष किसमें होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे ऊंच होता है। तो 0.1 m, और जो हमारे पास होता है BaCl2 के साथ होता है 0.1 m यानी मिली, और BaCl2 के साथ होता है वायुमंडलीय दाब। सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसी का ऊंच होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर क्या प्राप्त प्रतिफल होता है। तो हम लोग जब इसे विच्छेदन करते हैं तो इसे क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो हमारे पास है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो इसमें 50 क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिया हूँ मैंने, और अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 51 क्वेश्चन भी हम लोग कवर करने वाले हैं, 70 क्वेश्चनों का जो हम लोग कवर करेंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि जल में, यानी 51 नंबर क्वेश्चन है कि जल में अगर H2 और Cl2 अगर हम लोग इसे मिलाते हैं तो 2HCl की अभिक्रिया की कोटि कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग इसे H2 और Cl2 को जब 2HCl करेंगे तो इसका अभिक्रिया की कोटि 0 के मान में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो यानी गैस की ताप पर, गैस के दाब पर और गैस की प्रकृति पर उपयुक्त सभी में करता है। यानी किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा सभी पर निर्भर करते हैं, गैस के दाब पर और टेम्परेचर पर, और गैस की जो हमारा नेचर कौन सा है उस पर भी प्रकृति करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। यानी कच्चा लोहा के रूप में कौन अधिक मात्रा में सबसे उपलब्ध रहता है, वो होता है कार्बन उपलब्ध रहता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन। अगर कच्चा लोहा अगर उसे हम लोग अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में आता है, तो कच्चा लोहा जब हम लोग उसे जब भी फिल्टरिंग करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में वही होता है, कार्बन होता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड आप लोगों को बता दूं कि उभयधर्मी ऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है Na2A के रूप में सबसे ज़्यादा उभयधर्मी ऑक्साइड पाया जाता है। अब 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल लिविस अम्ल है। तो Bi3, यानी Bi3 जो है हमारे पास वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मजबूत रहता है और प्रबल आता है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड Bi3 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, मोनाजाइट होता है। द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज मोनाजाइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु जो हमारे पास है वो सल्फर, यहाँ पर पोटेशियम और जो फास्फोरस है और ब्रोमीन भी हमारे पास है। तो सबसे जो उपधातु है हमारे पास सिलिकन होता है, एस यानी सिलिकन। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, तो सिलिकन। अगला क्वेश्चन है SO2 में अणु में S का परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है। तो S का परमाणु संकरण sp2 होता है, sp2। SO2 अणु में S का परमाणु प्रसंकरण sp2 होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि H3PO3 एक क्या है। H3PO3 एक त्रिभाषमिक अम्ल है। जैसे इस तरह से आप लोग अगर P को निकालोगे तो यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH और इधर भी OH एक लगाओगे तो ये एक त्रिभाषमिक अम्ल है, त्रिभाषमिक अम्ल है। H3PO3 क्या है, एक त्रिभाषमिक अम्ल है। म्यूकरस आयन क्या है। म्यूकरस आयन क्या है हमारे पास, म्यूकरस आयन क्या है, वो हमारे पास Hg यानी Hg है, Hg2+। राइट आंसर बी हो जाएगा, Hg2+। म्यूकरस अम्ल का है। यानी सोना, 61 नंबर क्वेश्चन है कि सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो सोना का 1 और 3 दोनों होता है, 1 और 3 दोनों होता है। सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 1 और 3, 1+1+3। 62 नंबर क्वेश्चन है कि K4Fe6 में Fe का यानी लोहा का प्रसंकरण कितना होता है, D2SP3 होता है। जो सबसे प्रबल में पाया जाता है वो क्या होता है, K4Fe6 का प्रसंकरण कितना होता है, D2SP3 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो इस बार एग्जाम में दे दे, आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है। एथिल क्लोराइड में अगर हम लोग चांदी को और साइनाइड को के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एथिल एमीन यानी इथाइल एमीन प्राप्त होगा हम लोगों को, इथाइल एमीन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल के साथ हम लोग अगर यौगिक अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से करेंगे तो क्या बनेगा। तो हमारे पास बन सकता है वो KBr तथा सांद्र H2SO4 के साथ बन सकता है एथिल एल्कोहल। राइट आंसर बी हो जाएगा, KBr तथा सांद्र H2SO4। हालांकि ये सब जितना भी लेंदी क्वेश्चन है आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव दिया गया, जिसमें से आप लोग चुन भी सकते हो, 35 ऑब्जेक्टिव का ही फिलअप करना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हो, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये हल्का लेंदी सवाल है, जिसे छोड़ सकते हो। सोडियम यानी लास्ट 65 क्वेश्चन है कि सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमेथिन अभिक्रिया कर क्या देता है। तो देता है डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर देता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डाईएथिल ईथर देता है सोडियम और एथॉक्साइड ब्रोमेथेन के साथ। C4H10O कितने समायोनी ईथर प्रदर्शित करता है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर 3 हो जाएगा। हालांकि 4 भी देता है, हाइड्रोजन 4 देता है, लेकिन C4H10 के जो कितने समावेशी ईथर प्रदर्शित कर सकते हैं, 3। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिक में से किस पर इलेक्ट्रोस्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है।
तो हमारे पास क्या है इसका राइट आंसर, इसका फिनॉल आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन देता है, फिनॉल देता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फार्मेलिन के लिए किया जाता है। तो फार्मेलिन के लिए उपयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, तो उसका HCHO इसका राइट आंसर हो जाएगा, HCHO। 69 नंबर क्वेश्चन है कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है, यानी टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है, तो HCOH इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है सबसे ज़्यादा अभिकर्मक अवकृत करके देता है HCOH को। क्लोरोल का सूत्र क्या है, 70 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्लोरोल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CCl3CHO। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, CCl3CHO। आइए आप लोगों को सब्जेक्टिव भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का है। तो सब्जेक्टिव आप लोगों को यानी 20 क्वेश्चन दिया जाए, जिसमें से 10 क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया इकाई सेल से क्या समझते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, EMF, और उसके बाद लोहे में जंग लगने का कारण क्या है, उसके सिद्धांत बताएं, धातु के विद्युत शोधन, और यहाँ पर यूपीए का नाम पूछा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बैंक में उपलब्ध है, आप देख सकते हो। और उपमाशक किसे कहते हैं, बैकेलाइट का संक्षिप्त वर्णन करें, संजीवन बंध क्या है, इन सभी क्वेश्चनों का आप लोग देख सकते हो। फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड दोनों के जैसा आचरण बताए, और एल्कील जो हमारा एनिलीन और फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है, किस रासायनिक का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, वांठफ गुणांक क्या है। जिस तरह से वांठफ गुणांक पूछा गया है, आप लोग इसी तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। और यहाँ पर देखिए इस बार आयोडीन का स्रोत आ सकता है या लोहे का, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। हालांकि अगला बार जो क्वेश्चन था नहीं पूछा था इस पर। इसमें प्रथम कोटि और शून्य कोटि दोनों में आता है, प्रथम कोटि भी आता है और शून्य कोटि भी आता है। तो आप लोग इस बार प्रथम कोटि दे दिया है, हालांकि शून्य कोटि भी देख लीजिएगा। और जो लोहे के मुख्य अयस्क के बारे में पूछा रहा है, हालांकि हो सके तो बॉक्साइट का दे दे, यानी एल्युमिनियम का दे दे। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसलिए आज के लिए इतनी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तैयारी की जा रही है। इसलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।